बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमें अधिकार कौन कौन से मिले हैं, जिसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर बात करेंगे और हम ये समझेंगे कि आखिर अधिकारों का महत्व होता क्या है ना। अधिकार अगर हमारे लाइफ में ना हो तो क्या होगा, और अधिकारों का हनन किस प्रकार से किया जाता है और उसके लिए हम इंसाफ कैसे पा सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, तो हम किस तरीके से इंसाफ पा सकते हैं। साथ ही साथ रिट क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम से देखिए, चैप्टर का नाम लिखा है भारतीय संविधान में अधिकार, और बात करते हैं जैसा कि संविधान पिछला वाला चैप्टर था जिसमें हमने ये समझा था कि संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें नियम और कानून लिखे गए हैं जिसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं अधिकारों के बारे में। अधिकार क्या होते हैं, देखिए अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो अधिकार एक प्रकार की पावर है, एक प्रकार का जिसको हम हिंदी में कहते हैं शक्ति। ठीक है, अधिकार एक प्रकार की शक्ति है, एक प्रकार की क्षमता है, एक प्रकार की योग्यता है जो आपको ये बताता है कि आप इस योग्य हो और आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अधिकार एक प्रकार की शक्ति होती है जो आपको किसी भी काम को करने की परमिशन देती है, उसे हम कहते हैं अधिकार। जैसे मान लेते हैं ट्रैफिक हवलदार क्या करते हैं कि आपको ऐसे रोक लेते हैं। ठीक है, कहते हैं लाइसेंस दिखाओ, है ना, पॉलिसी आपका इंश्योरेंस है, ये दिखाइए, है ना, पॉल्यूशन चेक कराइए, इस प्रकार से चीज वो मांगते हैं क्योंकि उनके पास राइट्स है। ठीक है, क्यों राइट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको राइट दे रखा है कि हाँ ये वो पर्सन है जो जिसके चेक करने का अधिकार है कि आपके पास ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है। और शक्ति कैसे उसने हासिल की है, अपने आप को प्रमाणित किया, इट मीन्स पेपर दिया है, और पेपर देने के बाद जब ये सिद्ध हो गया है कि ये व्यक्ति इतने लायक है, इतने क्षमता लायक है, इसके पास इतनी एबिलिटी है, तो उसके बाद वो अधिकार उसको दे दिया जाता है और उसके बाद वो ट्रैफिक हवलदार बन जाता है ना। ऐसे ही तो देखिए क्या लिखा है अधिकारों के बारे में, किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट कार्य करने अथवा किसी विशेष पद को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जो उसकी योग्यता होती है, जो उसकी शक्ति होती है, उसे ही उसकी विशिष्ट अधिकार के रूप में जाना जाता है। अभी जैसे मैंने ट्रैफिक हवलदार का एक एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने आपको बताया कि वो इस योग्य है क्योंकि उसने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है पेपर देकर। ठीक है, तो इस वजह से हम उसके अधिकारों को कह सकते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में देखिए, अगर बिल्कुल सरल वाक्यों में अगर देखा जाए तो देखिए क्या लिखा है, अधिकार यानी कि राइट जिसको कहते हैं, ये वे चीजें या फिर सुविधाएं हैं जो व्यक्ति जन्म से या फिर संविधान द्वारा, है ना, मिलती है। या तो व्यक्ति को जन्मजात मिल जाए अधिकार, जैसे मान लेते हैं कि आपका जन्म किसी परिवार में हुआ जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ये आपका अधिकार है कि भाई उसके बाद प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी। ठीक है, ये आपका अधिकार है। ठीक है, क्योंकि आप उस फैमिली में पैदा हुए हो, तो जन्म से अधिकार मिलते हैं। और कैसे अधिकार मिलते हैं, संविधान देता है, कानून देता है, ये सब अधिकार हमें कानून और संविधान देता है। ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल करके हम सम्मान पा सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ स्वतंत्रता के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। और इसी वजह से अधिकारों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अधिकार हमारे लाइफ में ना हो तो हो सकता है कि जो जिस तरीके से हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जो मर्जी वो कार्य कर रहे हैं, शायद वो चीज हम ना कर पाए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसका मतलब अधिकार वो चीजें हैं जो हमें मिलनी चाहिए, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी, पढ़ाई करने का जो हक होता है, सुरक्षा का जो हक होता है, ये सब अधिकार मिलने चाहिए। और जाहिर सी बात है कानून हमें इस चीज़ का अधिकार देता है। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सारे नियम कानून लिखे गए हैं, जिसमें अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है कि किस व्यक्ति को कौन से अधिकार मिलेगा और किस वजह से मिलेंगे, क्या कारण रहेगा मिलने का और क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक है अधिकारों का महत्व। अधिकारों के महत्व को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दो स्टोरी यहाँ पे बताऊंगा, उस दो स्टोरी से आप रिलेट कर पाओगे। सबसे पहली स्टोरी देखिए क्या लिखा है, पहला उदाहरण क्या है, उदाहरण 1982 के एशियाई खेलों में, ठीक, खेलों से पहले यानी कि अगर देखा जाए 1982 के एशियाई खेल में, ठीक है, फ्लाईओवर का निर्माण करवाना था। ऐसे में जो ठेकेदार होते हैं
उन्होंने मजदूरों से काम कराया और मजदूरों से काम कराने के बाद जब काम वो हो जाता है उसके बाद पेमेंट देने में डिले कर दी है। ठीक है, इट मीन्स आप ये कर सकते हो कि उनको पूरा का पूरा काम करवाया, काम कराने के बाद उनको मजदूरी देने में आनाकानी करने लगे या फिर थोड़ा बहुत करके देने लगे। अब ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि शोषण हो रहा है। ठीक है, उनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, सरकार ने बड़े पैमाने पर, ठीक है, सरकार ने बड़े निर्माण के लिए, जैसे फ्लाईओवर का, स्टेडियम के लिए ठेकेदारों को काम दिया। कई मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन कई बार उनके मजदूरी के अधिकार तथा सुरक्षा के काम का अधिकार और मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया। यानी उनको टाइम से पेमेंट नहीं दिया गया, साथ ही साथ उनको काम की सुरक्षा नहीं दी गई। कभी काम मिलता था, कभी काम नहीं मिलता था, साथ ही साथ मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया। तो इस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति को अपने अधिकार पता हो, ठीक है, तो वो इजीली अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। ठीक है, मजदूरों से तो काम लिया गया, लेकिन उनके काम करने की अच्छी स्थिति तथा मजदूरों का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखा गया और इसकी वजह से अधिकारों का हनन हुआ, क्योंकि हर मजदूर को सुरक्षित काम और सही वेतन पाने का अधिकार है। तो सबसे पहला चीज तो उनके साथ ये शोषण हुआ था और यही अधिकारों के महत्व को दिखाता है कि भाई अगर आपके पास अधिकार है, ठीक है, और आपके पास जागरूकता है तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो, क्योंकि हर एक मजदूर को भी सुरक्षित काम का अधिकार है और साथ साथ सही वेतन पाने का अधिकार है। अगर आपको कहा गया है कि 500 रुपये आपको दिन का मिलेगा, तो इसका मतलब दिन खत्म होने के बाद आपको 500 मिलना ही है। अगर फिर आनाकानी करके 450 दिया जा रहा है, 400 दिया जा रहा है, तो इसका मतलब समझो कि आपके साथ शोषण हो रहा है और शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, आप इसके लिए एक्शन ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये थी पहली स्टोरी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टोरी की तरफ, और दूसरा स्टोरी देखिए इस व्यक्ति का है जिसका नाम है मचल लालूम। ठीक है, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है मचल लालूम के बारे में स्टोरी। बेसिकली हुआ क्या था कि मचल लालूम के ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि ये मारपीट किए हैं और मारपीट के चक्कर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मामला बहुत ही छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा ऐसा जाता था कि ऐसे मामले में कार्रवाई कुछ दिनों के लिए करके इनको छोड़ दिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये बेसिकली ये आदिवासी थे और दिखने में ऐसे लग रहे थे कि मतलब समझो कि है ना, थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे और साथ ही साथ आदिवासी लग रहे थे, तो ये अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पा रहे थे। तो इनको ना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया गया, यानी कि कहा गया कि ये ना मेंटली डिस्टर्ब है और ये सही तरीके से चीजें नहीं कर पा रहे। इनकी वजह से इनको पुलिस वालों ने क्या किया, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। ठीक है, ये कहे कि ये मेंटली डिस्टर्ब है और हॉस्पिटल में इनका इलाज चला और करते 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 आगे चल के कोई कार्रवाई नहीं होती है और मानो कि ये 23 वर्ष की उम्र में जेल जाते हैं और उसके बाद जब 77 साल की इनकी उम्र हो जाती है तो इनको जेल से वापस निकाला जाता है। तो आप ये समझ सकते हो एक छोटा सा मामला था, शायद ऐसे मामले में 1-2 महीने 3 महीने या 1 साल की कार्रवाई करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी 23 साल की उम्र में गए और 77 साल की उम्र में ये वापस आते हैं। इसका मतलब 54 साल 54 ईयर ये जेल में गुजारे। तो आप ये समझ सकते हो कि इनके अधिकारों का टोटली हनन किया गया। एक व्यक्ति जो जवानी के समय में अगर जेल जाता है और बुढ़ापे के समय वापस आ जाता है, उसने अपनी जिंदगी क्या ही जी है ना, आप ये समझ सकते हो। इसी वजह से कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। नहीं अगर ऐसा होता है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके साथ शोषण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यही लिखा है। मचल लालूम असम का रहने वाला था। 1951 में ये 23 साल की उम्र में जेल जाता है और साथ ही साथ मतलब एक छोटे से अपराध में जेल भेजा गया, लेकिन गलती से उन्हें 50 साल से भी ज्यादा मतलब 54 साल तक उनको जेल में रखा गया, जबकि शायद उससे बहुत पहले ही उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो मामला था ये इतना हाई फाई नहीं था। आगे, यह उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय पाने के अधिकारों का हनन हुआ था और इस किसी भी इंसान को बिना कारण जेल में इतने साल तक रखना उसके मौलिक अधिकारों का सीधा हनन कराया जाता है। यानी कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो तुरंत कार्रवाई करके इनको बाहर निकाला जाता है। और फिर यही वाली बात आ जाती है कि अब इनकी उम्र का क्या, अब जब 77 साल की उम्र हो गई तो अब क्या किया जा सकता, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, यानी उम्र तो वापस लाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, ठीक है, तो अपना इस प्रकार से शोषण होने से बचा सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अधिकारों का महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक मैंने ले लिया है, क्या लिखा है, अधिकारों का महत्व। देखिए सबसे पहले अधिकारों का महत्व ये है
कि स्वतंत्रता का आत्मसम्मान, यानी कि अगर व्यक्ति के पास अधिकार है तो वह स्वतंत्रता के साथ अपनी जिंदगी को चला सकता है। साथ ही साथ आत्मसम्मान, आत्मसम्मान का मतलब होता है सेल्फ जो रिस्पेक्ट होती है, इसको बनाए रख सकता है। ठीक है, आगे अधिकार। अब ऐसा नहीं, सपोज मान लो कि कोई व्यक्ति किसी के इधर काम कर रहा है, तो काम करने का मतलब ये थोड़ी ना कोई तुम्हारा नौकर है, जो मर्जी वो करवा लो, जैसे मर्जी वैसे बिहेव करो, जब मर्जी तब गाली दे दो, जब मर्जी तब उसको मार दो। ठीक है, ये थोड़ी ना होता है, बल्कि उसके पास भी अधिकार है कि भाई अगर मैं तुम्हारे इधर काम कर रहा हूँ तो सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि हम तुम्हारी बकवास सुनने बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अधिकार है इस चीज का। चलिए, अधिकार हमें अपनी बात को कहने, अपनी पसंद के अनुसार जीने और अपने फैसले लेने की आज़ादी देता है। बिना अधिकार के हम दूसरों के नियंत्रण में रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर कहा जाए कि अगर व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है तो वो दूसरों के नियंत्रण में रहेगा, अगर व्यक्ति के पास अधिकार है, ठीक है, तो वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, आगे समझते हैं। न्याय तथा समानता। अधिकार सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिलाता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई सा भी हो, सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, मत देने का अधिकार हो गया, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब देखिए एक बात समझिए, वोट देने का अधिकार ये नहीं देखता आप अमीर हो या गरीब हो, शिक्षा पाने का अधिकार ये नहीं देखता कि आप अमीर हो गरीब हो, स्वतंत्र जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं देखता कि आप अमीर और गरीब हो। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो सबको मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अगला है सुरक्षा तथा संरक्षण। जैसा कि आपको पता है, अधिकार हमें शोषण, न्याय, भेदभाव से बचाते हैं। उदाहरण के लिए बाल अधिकार हो गया, ठीक है, महिला अधिकार हो गया, श्रमिक अधिकार हो गया, ये सब कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे व्यक्तित्व का विकास। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति के पास अधिकार है हर चीज करने का, तो समझो कि अपना व्यक्तिगत विकास कर सकता है, यानी कि अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकता है। अगर अधिकार नहीं है तो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। जब हमें अपने विचार व्यक्त करने, अपनी क्षमताओं को दिखाने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार मिलता है, तभी हम अपने जीवन में पूरी तरीके से विकास कर पाते हैं। अगर व्यक्ति को अवसर पाने का अधिकार, अपनी क्षमताओं को व्यक्त करने का अधिकार ना मिले, तो शायद हो सकता है कि वो अपनी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो अच्छे से ना गुजार पाए। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि अधिकारों का जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब हम समझते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। अधिकारों के घोषणा पत्र को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। शायद आपको ये बात पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। विकास स्टडी पॉइंट का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, विकास स्टडी पॉइंट का एक एप्लीकेशन है जिसमें कोर्स बनाए गए हैं, जिसमें 11th क्लास 12th क्लास इस तरीके से कोर्स बनाए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बनाई गई हैं। आप चाहो तो उसमें इनरोल हो सकते हो। यूट्यूब पे आपको एड्स देखने को मिलते हैं, सारी वीडियोस प्रॉपर रूप में नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप हमारे ऐप में आकर, ठीक है, कोर्स में इनरोल होकर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, जिसमें आपको पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, आपके डाउट्स क्लासों को देखा जाता है, आपके सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब चीज़ को कराया जाता है। यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आप लोग के सपोर्ट के लिए विकास स्टडी पॉइंट का ऐप बना हुआ है। ठीक है, ज्यादा जानकारी अगर आपको लेना है तो देखिए स्क्रीन पे नंबर भी दिखाया गया है 7011912793। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउटों को पूछ सकते हैं, और आपको इस कोर्स में इन्वॉल्व होना है और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। देखिए, अधिकारों का घोषणा पत्र ये है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू की एक जो समिति थी, उन्होंने ये बात कहा था कि भाई देखो, अधिकारों का होना, ठीक है, हर व्यक्ति के लाइफ में जरूरी है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने टॉर्चर बहुत किया था। तो समझो, अधिकार अगर हमारे पास होते तो हो सकता है कि ऐसे टॉर्चर वो नहीं करते। ठीक है, इसलिए मोतीलाल नेहरू की समिति ने ये बात कहा कि जब हमारा संविधान बनेगा तो उसमें अधिकार, ये चीज अधिकार रखे जाएंगे, हर वो अधिकार रखे जाएंगे जो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसी वजह से जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो रखा गया, जिसमें हर वो अधिकार डाले गए हैं जो एक व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है, और बाकी सारे अधिकारों को अदर वे में दिया गया है। ठीक है, टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, अधिकारों के घोषणा पत्र से अभिप्राय ऐसे पत्र से है जिसमें 1928 में मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी ने ब्रिटिश शासकों से मांग की थी
क्या मांग की थी, और इस प्रकार की ये सुनिश्चित किया था कि आजादी के पश्चात संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश किया जाएगा, उसको सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी कि ये अधिकार व्यक्ति को मिलने चाहिए। अब कौन कौन सा अधिकार मिलने चाहिए ये देख लेते हैं। इनमें लोगों के लिए मौलिक अधिकारों को रखा गया तथा वे सभी अधिकार रखे गए जो व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन सभी चीजों को रखा गया। अधिकारों का घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज था, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि इस इंसान के क्या क्या बुनियादी अधिकार होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के लिए क्या क्या बुनियादी अधिकार होते हैं, उन सारे अधिकारों को दिया जाता है। ये अधिकार हर किसी व्यक्ति को बराबरी का दर्जा देता है, आजादी देता है, सुरक्षा प्रदान करता है और सम्मान से जीने का हक प्रदान करता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अधिकारों का घोषणा पत्र वो है जिसमें मौलिक अधिकार जैसी चीजों का प्रावधान किया गया ताकि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत ना हो और वो आजादी के साथ अपनी जिंदगी को जी सके और जो मर्जी वो कर सके, और अपने जो मर्जी का मतलब गलत नहीं, सही वे में जो चीज सही हो वो चीज कर सके, और साथ ही साथ अपने जिंदगी में अपना पर्सनल विकास, जिसको हम कहते हैं व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब समझते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो देखिए एक बात याद रखिए, मौलिक अधिकार को समझाने के लिए ना मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि देखिए यही देख लीजिए, मौलिक का मतलब होता है आवश्यक। मौलिक का मतलब क्या होता है, आवश्यक। आवश्यक अधिकार, आप ये कह सकते हैं मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक होते हैं, व्यक्ति के लिए। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार का होना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो क्या लिखा है, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज्यादा मौलिक होते हैं। मौलिक का मतलब होता है आवश्यक होते हैं, और ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि राज्य इस चीज को खत्म नहीं कर सकता, राज्य इस चीज में चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो सुरक्षा प्रदान है ना, ये किसने कर रखा है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये बोल रखा है कि जो नेसेसरी चीज है, जो जरूरत वाली चीजें जो संविधान में लिखी गई है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर करना भी है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें राज्य का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और इनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, और इस वजह से हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अति अति आवश्यक होते हैं। तो आप ये समझ सकते हो फंडामेंटल राइट्स, जो कि आप आगे बढ़ोगे तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो किसमें लिखा हुआ है, 14 से 18 में लिखा हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम 19 से 22 अनुच्छेद में लिखे हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि 23 और 24 में लिखे हुए हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो किसमें लिखा गया 25 से 28 में। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किसमें लिखा गया है 29 से 30 में, यानी कि कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। और लास्ट में क्या लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, जो कि 32 में लिखा हुआ है। अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 32 को, लास्ट वाला जो है, इसको डॉक्टर VR अम्बेडकर ने ये बात कहा हुआ है कि मौलिक अधिकार का जो हृदय और आत्मा कहा गया है वो किसको कहा गया है, इस लास्ट वाले को कहा गया है। क्योंकि पहला वाला तो आपको समानता का अधिकार देता है यानी कि राइट टू इक्वालिटी, हर एक व्यक्ति एक समान है। दूसरा वाला स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तीसरा वाला अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपके पास अधिकार है, ये वाली बात कहता है। चौथा वाला कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पांचवा वाला कहता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, मतलब कोई मानता नहीं है। तो लास्ट वाला अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आपको ये कहता है कि आप सीधा सीधा कहाँ चले जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हो, ठीक है। ये बात कहता है कौन, लास्ट वाला। इस वजह से लास्ट वाले का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है, और इसी वजह से अनुच्छेद 32 में यह बात कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आगे समझते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका ये है कि सम स्व शोध संस्कृति उपचार, यानी कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, समस्व शोध संस्कृति उपचार। क्या हुआ इसका मतलब, सम का मतलब होता है
समानता का अधिकार। ये सीरियल वाइज याद करने का अधिकार है, ठीक है। देखिए, सम का मतलब हो गया समानता का अधिकार, स्व का मतलब हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, शो का मतलब हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध का मतलब हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का मतलब हो गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, उपचार का मतलब क्या हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कई बार है ना कंफ्यूजन हो जाती है कि समानता पहले आएगी कि स्वतंत्रता पहले आएगी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से ये चीज बनाया गया है। आप इसको याद रख सकते हैं, समस्व, समस्व यानी कि इन दोनों को मिला लो, समस्व शोध, ये हो गया शोध, संस्कृति उपचार, यानी कि सम का मतलब समानता का अधिकार, स्व का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शो का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का और शिक्षा का अधिकार, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझिए, सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। इसको देखिए, आप इजीली एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं अपने मन से भी कि समानता का अधिकार वो अधिकार होता है जो हमें इक्वल रहने का अधिकार देता है, लड़का लड़की हर एक चीज में, ठीक है, बराबर का दर्जा होना चाहिए, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, कानून के समक्ष समानता एक जैसी होनी चाहिए, अमीर तथा गरीबी वाली चीजें नहीं देखनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अभी आप अपने आप से बना बना के कर सकते हो। हालांकि देखा जाए कई बार ना एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेता है, इसी वजह से मैंने इसको कैटेगराइज करके लिखा हुआ है कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। ठीक है, तो इस वजह से अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष, कानून के लिए हम सब बराबर हैं, ये वाली बात कौन कहता है, 14। अनुच्छेद 15 कहता है कि कानून का समान संरक्षण, यानी कि जो कानून है हमें एक समान सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 17 कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि किसी को कुछ करने का अधिकार है, किसी को कुछ करने का अधिकार है, यानी कि हर एक व्यक्ति को एक समान रोजगार पाने का अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, पदवियों का अंत और छुआछूत का अंत। छुआछूत समझते हो कि जैसे बहुत पहले कुछ लोग अपने आप को अमीर समझते थे या बड़े समझते थे, जो छोटे लोगों को छूने से कतराते थे, ठीक है, बचते थे, तो इन चीजों का अंत कर दिया गया क्योंकि ये भेदभाव फैलाता है। साथ ही साथ पदवियों का अंत का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि बड़ा है, एमएलए का बेटा है या कुछ और है, तो अपना वो लेवल हर जगह नहीं दिखा सकता है कि मेरे पिताजी एमएलए हैं, मेरे पिताजी राष्ट्रपति हैं, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो अपने आप को ना दूसरों से आप अलग कर रहे हो, और जहां आपने ऐसा किया वहां पे भेदभाव हो जाएगा, और भेदभाव समानता के अधिकार में आता नहीं। क्यों? क्योंकि समानता का अर्थ ही होता है जहां पर भेदभाव ना हो। ठीक है, तो ये चीजें। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला क्या लिखा है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होता है भाई स्वतंत्रता का अधिकार? देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं जिसमें आता है अनुच्छेद 19, भाषण तथा अभिव्यक्ति का अधिकार। एक व्यक्ति को भाषण देने का अधिकार है, ठीक है, जैसे असेंबल होने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, अभिव्यक्ति अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का अधिकार, ये सब अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार है, यानी कि संघ बनाने का अधिकार है, संगठित होने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 कहता है कि भारत में कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रहने तथा बसने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और बिल्कुल ये चीज है भी कि आप कहीं भी जाके बस भी सकते हो। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, अपनी अनुसार कार्य चुनने की जो स्वतंत्रता है, ये सब चीज आता है अनुच्छेद 21 में, कि आप अपने हिसाब से कोई भी कार्य चूज कर सकते हो, कोई भी व्यवसाय चूज कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, जीवन की रक्षा आप कर सकते हो, दैहिक स्वतंत्रता, अपने शरीर की रक्षा करने का आपका अधिकार है। अभियुक्तों तथा सजा पाए लोगों को भी अपनी सुरक्षा पाने का अधिकार, यानी कि ऐसे लोग जो जिनको जुर्म मतलब सजा दे दी गई है, उनके पास भी अधिकार होता है। जरूरी नहीं है आपके पास वकील हो तो ही अपना केस लड़ सकते हो, एक व्यक्ति अपना केस खुद भी लड़ सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का क्या है, अधिकार है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देख ही सकते हो कि बच्चा है जो इस प्रकार से चीजें लेके जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है तो शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा हुआ है। क्या क्या है? अनुच्छेद 23 में कहा गया कि बधुआ मजदूरी पर रोक, यानी कि बच्चों से जबरदस्ती काम कराने पर रोक। ठीक है, अनुच्छेद 24 में कहा है कि जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, यानी कि कहा जाता है कि जब तक बच्चा एडल्ट ना हो जाए तब तक उसको काम नहीं करवाया जा सकता। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो समझो कि वो गलत हो रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, बच्चों को काम कराने से रोक क्यों लगाया जाता है? इसलिए
क्योंकि इजिली कोई भी बेवकूफ बना सकता है, इजिली कोई भी उनके पैसे को जब्त कर सकता है ना, खा सकता है। इसी वजह से बच्चों से रोक कर लगाया जाता है काम करने पे, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार की जिम्मेदारी भी लेके चलनी पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 में लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति धर्म कर्म कर सकता है, संगठित हो सकता है, अपने धर्म को फैला सकता है, अपने रिलीजन के हिसाब से पूजा पाठ इस तरीके की चीजें कर सकता है। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है, आस्था और प्रार्थना की आजादी है। अनुच्छेद 26 में लिखा है धार्मिक मामलों के प्रबंधन में खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने का स्वतंत्रता है। यानी कि जैसे देखते हो ना कि बड़े बड़े पंडाल में लोग अपने धर्म से रिलेटेड चीजें बोलते हैं, तो ऐसे करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में क्या लिखा हुआ है कि धर्म प्रचार धार्मिक संप्रदाय की देख रेख के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कर ना वसूला जाए जिसका काम ये है कि किसी दूसरे को हेल्प करना, मतलब किसी दूसरे धर्म को हेल्प करना। ऐसा नहीं है कि उस धर्म से पैसा लो, इस धर्म की हेल्प करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि कहीं भी पढ़ाई लिखाई वाली चीजों में कभी भी इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी जो कि धर्म से रिलेटेड हो, ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हर धर्म बराबर है। आगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो कि 29 और 30 में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है कि भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने, उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी धार्मिक चीजों को करवा सकता है, चला सकता है, बेशक उनकी संख्या अल्पसंख्यक हो, यानी कि बिल्कुल वो संख्या में कम हो, लेकिन इसके बावजूद अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं और अपनी शिक्षाओं को प्रसारित कर सकते हैं, फैला सकते हैं। अब मैं आप एक चीज बता दूं कि क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या भैया सबको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पूछ लेता है, हालांकि आपको एक बार पढ़ना है। साथ ही साथ अगर पूछा जाएगा तो आपको 6 मौलिक अधिकार पूछे जाएंगे, आपको मौलिक अधिकार लिख देना है और 2-2, 3-3 लाइन जो भी आपको याद आ रहा है वो चीज आपको लिख देना है, इतना ही है। ऐसा नहीं कि एक एक चीज लेके बैठोगे। हाँ, आगे चल के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए याद होना जरूरी है। कई बार है ना एग्जाम में आ भी जाते हैं इस वजह से, ठीक है। हालांकि उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट बात करते हैं जिसमें क्या लिखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने आपको बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह अधिकार होता है जिसमें ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो लास्ट वाला आपको ये कहता है कि आप न्यायालय में जा सकते हो, सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। तो क्या लिखा है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है, जिसे रिट भी कहते हैं। यानी कि न्यायालय क्या कहेगा, जारी करेगा जो चीज, उसको हम क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। मतलब मान लेते हैं आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप गए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने आपके मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए जो चीज तैयार करता है उसे कहते हैं रिट। रिट कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। अनुच्छेद 19F को संपत्ति के अधिकारों को 1978 के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये 1 नंबर में आता है कि पहले जो संपत्ति का जो अधिकार था ये मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन इसको हटा दिया गया। इसको अनुच्छेद 19F को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1978 में। तो अब संपत्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि संविधान के जनक जिनको कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो लास्ट वाला अधिकार आपको ये कहता है कि आप इसके लिए सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। तो इस वजह से छठे वाले का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है, और जब छठे वाले का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है तो आप समझो कि इसी को हृदय और आत्मा कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हृदय होती है, जो आत्मा होती है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। उसी प्रकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार का भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आई होप का आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में बात की है, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में समझा है, 2 एग्जाम्पल लिए हैं, और साथ ही साथ अधिकारों का क्या महत्व होता है इसके बारे में हमने समझा है। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है ये हमने समझा है, और मौलिक अधिकार क्या होता है, इसके कितने प्रकार होता है, और कौन से अनुच्छेद में क्या क्या चीज लिखा हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात किया। तो आई होप से आपको सारी चीजें अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी चीज में कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, और या फिर अपना सजेशन कोई देना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और साथ ही साथ हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐप पे आपको बेहतर सर्विस देखने को मिलेगी विकास स्टडी पॉइंट। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।